हाय गाइस, दिस इज मोहित दीक्षित, यू वाचिंग ऑन फिल्मी बाप। वॉर 2 के बाद मैंने फाइनली देख ली है कूली एंड लेट मी टेल यू गाइस, आई वाज अबाउट टू राइट ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल कि जाओ और देखो जाके कूली, बट उससे पहले मैंने सेकंड हाफ देख लिया है। यस गाइस, फर्स्ट हाफ तो इस मूवी का काफी अच्छा था एंड मैं उसमें पूरी तरीके से इमर्स हो रहा था, स्टोरी में घुस रहा था। बट जो सेकंड हाफ है ना, उसने बहुत ज्यादा मुझे लेट डाउन किया। सो कूली की कहानी के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट आई विल से वन थिंग दैट जैसे ज्यादा ओवर कुक हो जाता है फूड तो उसके बाद खराब लगने लगता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। टू मेनी प्लॉट्स स्पॉइल्स द थिंग। सो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्लॉट्स ऐड कर दिए जाते हैं, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ तो आप निकाल लोगे और अच्छा खासा टाइम आपका जाएगा। फर्स्ट हाफ आपको लगेगा कि वाह यार, इतनी बुरी तो नहीं जितना लोग बोल रहे हैं, बट सेकंड हाफ जब स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में वहां पे भी सही लगेगा, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, प्री क्लाइमेक्स एंड क्लाइमेक्स में, वहां पे आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा ओवर कुक हो जाता है, इतना ज्यादा ड्रैग हो जाता है स्क्रीन पे कि आपको लगेगा यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। लाइक आई सेड, इस मूवी का फर्स्ट हाफ एंजॉयबल है, एंगेजिंग है, बट सेकंड हाफ में प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आगे बात करूंगा उसके ऊपर। सो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है अनिरुद्ध के म्यूजिक की। हैट्स ऑफ टू अनिरुद्ध, क्योंकि उनके म्यूजिक ने ही इस मूवी का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा बनाया है, उसको एलिवेट किया है। मतलब इसमें हाई मोमेंट्स उतने नहीं है जो आपने शायद जेलर में देखो या फिर दूसरी रजनीकांत की मूवीज में देखो, दरबार या फिर अनाथी, ऑल्दो दोनों फ्लॉप थी, बट स्टिल जो इसमें आपको एक एड्रेनल रश चाहिए होता है या फिर जो मास मोमेंट्स चाहिए होता है, जो हीरो एंट्री बार बार होती है जैसे गैटली मूवीज में, वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा ड्रामा या स्टोरी को ज्यादा तवज्जो दी गई है बजाय कि हीरो एलिवेशन सीन्स की। सो यहाँ पे आपको वो चीज मिसिंग लगेगी, सिटी मार मोमेंट्स, क्लैपवर्दी मोमेंट्स वैसे कम होंगे, लेकिन यहाँ पे स्टोरी काफी ज्यादा है और स्टोरी में प्रॉब्लम ये है कि उसको ओवरकुक कर दिया है। सो अगर आपको ये मूवी शुरू से अंत तक बांध पाती है तो वो एक ही वजह से, वो है इसका म्यूजिक। अनिरुद्ध का म्यूजिक लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड हर एक बीजीएम, हर एक गाना उनका स्टैंड आउट करता है। स्पेशली सेकंड हाफ में कलिसा की एंट्री होती है एंड वहां पे जो म्यूजिक होता है और वहां से लेके जो क्लाइमेक्स तक म्यूजिक जाता है, वो क्लासिकल बीट्स हैं उसमें और वो बहुत ज्यादा आपको इंट्रिगिंग लगता है, एंगेजिंग लगता है। मतलब मैं बार बार उस म्यूजिक को सुन रहा था, जैसे मैं घर वापस आया तो मैं बार बार उसको ढूंढ के उसको सुन रहा था, तो इतना ज्यादा अडिक्टिव हो जाता है। उसके अलावा भी जो आपने गाने सुने होंगे, पावर हाउस, मोनिका, वो सारे तो चार्टबस्टर्स हैं ही, बट वो जो बीजीएम होता है ना, वो मेरे दिमाग में बैठ के रह गया। सो कूली को देखते देखते मुझे कई बार ऐसा लगा कि इसमें जो म्यूजिक है उस हिसाब से सीन्स प्ले आउट नहीं हो रहे हैं। मतलब उसमें और ज्यादा मास भरा जा सकता था, और ज्यादा हीरो एलिवेशन सीन्स डाले जा सकते थे। सो अनिरुद्ध का म्यूजिक इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट बन के साबित होता है। उसके अलावा जो है वो है सोबिन साहिर का परफॉर्मेंस। लिटरली गाइस, ये बंदा स्टार्टिंग टू फिनिश आपको इम्प्रेस करके रखता है, आपको बांध के रखता है। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है, भले ही इसकी विलेनियस परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी एंटेगनिस्ट का करेक्टर है, बट आपको इम्प्रेस कर देता है। एंड यू विल से कि कहीं लीड एक्टर यही तो नहीं है, क्योंकि जो इसका स्क्रीन टाइम है वो रजनीकांत से भी ज्यादा का है। मतलब सोबिन साहिर को मैंने हमेशा से ही पसंद किया है एंड यहाँ पे भी उन्होंने स्टैंड आउट किया है। ये रोल पहले, अगर आपको नहीं पता है तो, फहद फाजिल को अप्रोच किया गया था, बट वो क्योंकि कोई और मूवी कर रहे थे तो ये मूवी कर नहीं पाए। बट आई से सोबिन साहिर इस मूवी के लिए, इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस थे। उनका, उनकी जो फिजिक है वो परफेक्ट बैठती है इस रोल में एंड उनको देख के बहुत मजा आया। सो सोबिन के अलावा मुझे जो दूसरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी वो ऑफ कोर्स रजनीकांत की थी। रजनीकांत के पास काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम था एंड डेफिनेटली उनकी ये मूवी है तो उनके पास होगा ही। सो उनका रोल काफी अच्छे तरीके से लिखा गया था, बट जो मुझे हीरो एलिवेशन सीन्स चाहिए थे, जो मास एलिवेशन सीन्स चाहिए थे, या फिर आप विक्रम से अगर कंपेयर करें तो उसमें जो एड्रेनलिन रश था वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सो उस चीज में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। इसके अलावा अगर मैं प्रोमिनेंट हीरोज की बात करूं तो उपेंद्र का जो कैमियो होता है वो मुझे बहुत पसंद आया। वहां पे जो बीजीएम होता है उसकी मैं तारीफ पहले भी कर चुका हूँ। सो उनका कैमियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टैंड आउट हुआ वो। एंड उसके बाद जो आमिर खान का कैमियो था वो मुझे कुछ खास नहीं पसंद आया। सो मुझे लगता है कि लोकेश कनगराज ने लिटरली आमिर खान को यहाँ पे वेस्ट किया है। अब बात करते हैं नागार्जुन के करेक्टर का। नागार्जुन ने इस मूवी को लगभग 7 बार नरेशन लिया था इस मूवी को साइन करने से पहले। सो लिटरली गाइज, इनके रोल में कुछ भी ऐसा बहुत तूफानी, बहुत बड़ा कुछ नहीं है जो कि इनको 7 बार नरेशन लेना पड़े। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, उन्होंने कभी ऐसे करेक्टर्स किए नहीं है, विलनियस कभी प्ले किया नहीं है, तो शायद इसलिए उन्होंने इसका नरेशन बार बार लिया एंड ही वांटेड टू नो कि मैं इस रोल को क्यों करूं। बट मुझे लगता है कि इनके कैरेक्टर को और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, इनके कैरेक्टर को और ज्यादा विलेनियस बनाया जा सकता था, जो शायद इसमें रह गया।
इवन एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि इनका कैरेक्टर गायब ही हो गया है, पूरे स्क्रीन पे से ही उड़ा देते हैं एंड बहुत टाइम बाद क्लाइमैक्स के टाइम पे इनका कैरेक्टर वापस से आता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इस मूवी में बहुत सारे रेफरेंसेस थे वेस्ट मूवीज़ को लेके, जैसे कि मोनिका बेलुची जो एक्ट्रेस हैं, इटालियन एक्ट्रेस और हॉलीवुड एक्ट्रेस बॉन्ड गर्ल भी रह चुके हैं। सो उनके लिए तो पूरा एक गाना ही है मोनिका नाम का। उसके अलावा ब्रेकिंग बैड से बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस है, से माय नेम, आई एम द डेंजर, ऐसे बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस हैं जो कि आपको, अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आप रिलेट करोगे। इसके अलावा जोकर, जो डार्क नाइट का जोकर था क्रिस्टोफर नोलन की मूवी का, उसमें जो उसका अटायर होता है जोकर का पर्पल एंड ग्रीन वाला, वो कहीं न कहीं इन्होंने नागार्जुन को देने की कोशिश की है, वैसा लुक देने की कोशिश की है। ऑल्दो मुझे वो उतने मेनेसिंग लगे नहीं या उतने इम्प्रेस किए नहीं, क्योंकि उनके कैरेक्टर को उतने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया था। बट हाँ, ये जिन लोगों को एनेक्डोट्स जानने में अच्छा लगता है, उनके उनके लिए एक अच्छा पॉइंट था। सो जैसा कि मैंने कहा कि इस मूवी की स्टोरी मुझे स्टार्टिंग में अच्छी लग रही थी, बट एंड होते-होते वो ओवरकुक हो गई। तो इसमें एक और बड़ा मुद्दा आता है, वो है स्क्रीन प्ले का, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो सही रहता है, बट लास्ट में बहुत ज़्यादा ड्रैग होने लगता है एंड कैमियोज़ के चक्कर में हमारे जो एक्सपीरियंस है वो खराब होने लगता है। अगर मैं स्टार्टिंग की भी बात करूँ तो लगातार 2 गाने आ जाते हैं। एक तो चिक गाना जो है वो आता है, एंट्री सॉन्ग होता है रजनीकांत का, एंड उसके तुरंत बाद एक इमोशनल सॉन्ग आता है। तो वहाँ पे कनेक्ट बैठाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम थी। उसको थोड़ा-सा अच्छे से प्लेस किया जाता तो शायद ज़्यादा हिट होता। अब बात करेंगे अगर एक्शन शॉट्स की, मास एलिवेशन सीन्स की, तो मास एलिवेशन के नाम पे कुछ बहुत क्रेज़ी नहीं है। जो हम बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं वैसा ही कुछ देखने वाले हैं आप, और यहाँ पे जो एक्शन भी रहा है वो भी उतना रॉ, उतना ब्रूटल नहीं है जो इसको ए रेटिंग दी जाए। सो मुझे नहीं लगा कि कुछ भी ओवर द टॉप मैंने देख लिया, कुछ भी बहुत क्रेज़ी देख लिया। एंड लिटरली गाइज़, तमिल मूवीज़ आती हैं, तेलुगु मूवीज़ आती हैं, इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं न कहीं कुछ हमको ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। इवन मास एलिवेशन सीन्स की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि बहुत रेयरली ही आपको कोई ऐसा मासी सीन मिलेगा इसमें। लिटरली गाइज़, जेलर मैंने जब देखी थी, मुझे बहुत मज़ा आया था। क्यों? क्योंकि उसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, उसमें बार-बार जो कैमियोज़ आ रहे थे, उनका हर एक कैमियो स्टैंड आउट हो रहा था। सो वहाँ पे मुझे लगा कि वो ज़्यादा मासी है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट है उसमें, जो यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो लोकेश कनगराज वैसे भी मासी एलिवेशन सीन्स के लिए जाने नहीं जाते हैं, उनको थ्रिलिंग और एड्रेनलिन रश के लिए जाना जाता है, बट यहाँ पे वो भी कभी फ़ील नहीं होता है। मतलब जैसे एक विक्रम चेस सीक्वेंस है, वैसा ही आपको यहाँ पे भी एक चेस सीक्वेंस देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको अच्छा लगता है, बट कभी भी कुछ स्टैंड आउट नहीं होता है कि हाँ, वो आपकी मेमोरी में रह जाए एंड आप उसको बार-बार याद करोगे। अच्छा, एक और नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि इस मूवी का जो इंट्रोडक्शन था, उसमें ही वॉचेस दिखाई गई थी और ऐसा लग रहा था कि वॉच के अराउंड पूरी कहानी होगी, वैसा भी यहाँ पे नहीं निकलता है। जब आप मूवी देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कौन-सा स्कैम हो गया मेरे साथ, क्योंकि उसका तो कुछ रिलेवेंस ही नहीं लगता एंड वॉचेस हमको लास्ट में दिखाई देती हैं एकदम। तो क्या होता है, क्यों उन्होंने ऐसा स्टार्टिंग में दिखाया था हमको, कोई आइडिया नहीं। इवन जो भी ट्विटर या फिर यूट्यूब पे थ्योरीज़ बना रहे थे, फैन थ्योरीज़ बना रहे थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, टाइम ट्रैवल होगा एंड यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा, लोकेश इससे कनेक्ट कर देगा, उससे कनेक्ट कर देगा, एलसीयू पता नहीं क्या-क्या। कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक स्टोरी है। सो ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई करके बिल्कुल मत जाना। मुझे ऐसा लगता है कि अब लोकेश को ज़रूरत है कि ऐसी फैन थ्योरीज़ कोई सुन लो और उन्हीं के ऊपर उनके मुताबिक ही एक मूवी बना दो। क्योंकि फैन थ्योरीज़ इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग होती हैं कि मूवी डिसअपॉइंट कर देती है। सो एक चीज़ जो कि स्टैंड आउट की है वो है इसका कैमरा वर्क। कैमरा वर्क मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली रजनीकांत जब एक सॉन्ग आता है चिकोती, तो वहाँ पे जो वो बैठे होते हैं, उसके आस-पास पूरा घेराबंदी होती है एंड उसके अलावा जो कूली का पूरा जो यूनियन होता है, वहाँ पे एक शॉट आता है जब एक बंदे को फांसी पे लटकाया जाता है, तो वहाँ पे जो पूरा कैमरा वर्क है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके अलावा आपने 100 डेज़ टू गो वाला जो टीज़र देखा होगा, उसमें सबके बैक शॉट्स दिखाए जाते हैं, तो वो सारे जो शॉट्स जब मूवी में आते हैं तो वो भी आपको लगता है कि हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग आइकॉनिक, समथिंग प्रिटी, बट कुछ भी ऐसा आगे होता नहीं है, जैसे मैंने बताया। सो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा दैट कूली इज़ डेफिनिटली अ वन टाइम वॉच। आप इसको थिएटर में डेफिनिटली देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि म्यूज़िक इसका अच्छा है, स्वाबिन साहिर की परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्रेमिंग अच्छी है, प्रेज़ेंटेशन अच्छा है एंड थोड़ा बहुत आपको मज़ा आता है, क्योंकि स्टोरी भी इसमें थोड़ी-सी इम्प्रेसिव लगती है, इंट्रिगिंग लगती है एंड इस हफ्ते जो भी मूवीज़ आई हैं, यानी कि वॉर 2, उसके मुकाबले ये कहीं न कहीं एक बेटर फ़िल्म है। लेकिन एक जो फ़ील होता है लोकेश कनगराज की मूवी का या फिर रजनीकांत की मूवी का, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जिससे आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। अगर आपने लोकेश कनगराज की पुरानी मूवीज़ देखी, यानी कि कैथी, विक्रम या फिर लियो, तो कहीं न कहीं आप डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि लियो भी मुझे तो वैसे डिसअपॉइंटिंग ही लगी थी, मैं उससे भी डिसअपॉइंट ही हुआ था। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि कूली और लियो का लेवल कहीं न कहीं मेरे लिए तो सेम है। वैसे बहुत सारे लोग लियो को थोड़ा-सा ऊपर ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े-से मासी एलिवेशन सीन्स ज़्यादा थे, बट कहीं न कहीं मेरे लिए दोनों के लेवल सेम है। मेरे लिए अभी तक लोकेश कनगराज की जो भी मूवीज़ आई हैं,
उसमें जो सबसे बेस्ट मुझे लगी वो थी हाँ, आई नो कि कैथी इज़ टू गुड, बट मैंने कैथी बार-बार देखी है एंड विक्रम भी बार-बार देखी है, बट मैं कहूँगा विक्रम ने जितना मुझे इम्प्रेस किया, उतना मुझे कैथी ने भी नहीं कर पाया। सो कहीं न कहीं ये मूवी कूली जो है, ये कहीं न कहीं वीकेस्ट मूवीज़ ऑफ लोकेश कनगराज रहेगी डेफिनिटली, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। बट आई विल नॉट से कि उतनी बुरी है जितना कि लोग बोल रहे हैं। सो डेफिनिटली आप जाइए एक बार थिएटर, देखिए, एन्जॉय कीजिए। बट अगर बहुत ज़्यादा हेवी प्राइस है इस टिकट का, तो आप अवॉइड कर सकते हो, ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ ग्रेट सिनेमा नहीं है जो कि आप मिस करो बाद में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तमिल सिनेमा की कूली फर्स्ट एवर फ़िल्म बनेगी जो कि 1000 करोड़ कमाई करेगी या नहीं करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल स्टार्टिंग से ही था, क्या ये 4 डिजिट नंबर टच करेगी या नहीं करेगी? एंड लोकेश ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनका ये नंबर टच करना गोल नहीं है, बल्कि एक अच्छी फ़िल्म देना गोल है। ऑल्दो अच्छी फ़िल्म भी नहीं दे पाए वो कहीं न कहीं, तो मुझे लगता है कि ये नंबर भी टच नहीं होने वाला है। कूली का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन आया है वो है 151 करोड़ एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, जो कि एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। इससे पहले लियो का 147 अराउंड कुछ रिकॉर्ड था, तो अब उसको बीट कर दिया गया एंड इट बिकेम द बिगेस्ट ओपनर ऑफ तमिल सिनेमा एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। सेकंड डे पे इसने काफी अच्छा होल्ड किया है, बट थर्ड डे पे इसका एक बड़ा ड्रॉप दिखेगा, क्योंकि डेफिनेटली सैटरडे है। उसके बाद संडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी पकड़ होगी, बट मंडे को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ड्रॉप लेने वाली है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इसका फर्स्ट 4 डेज का जो कलेक्शन होगा, फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन होगा, वो अराउंड 250 करोड़ आ सकता है। वर्ल्ड वाइड फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन होगा वो अराउंड 350 से 400 करोड़ का हो सकता है। लेट्स सी आगे कैसा ड्रॉप आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो मुझे लगता है कि 500 से 600 करोड़ के बीच में ही रहने वाला है। 1000 करोड़ डेफिनेटली नहीं जाने, ऑल्दो इट विल बी अ हिट और सुपर हिट मूवी एट द एंड ऑफ द डे, बट जो उम्मीद थी कि हाँ 1000 करोड़ टच करेगी या नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं अब चूर चूर होती हुई दिख रही है। सो नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपने देख ली तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको पसंद आई या नहीं आई। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखी, आपने मन बना लिया होगा कि आपको देखनी है, नहीं देखनी है, ओटीटी पे देखनी, क्या करना है, तो वो भी आप बता सकते हो। आपको रिव्यू कैसा लगा उसके ऊपर भी बात कर सकते हो। एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप अगर इसका ट्रैक करना चाहते हो और ज्यादा, तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा बने रहो।